आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग मई 2020 के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, 3 चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमी पूरा हो गया है। आज हम लोग सिक्योरिटी के तीनों टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर देंगे। टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक शिकतकर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी। इंडियन आर्मी ने एक टूर ऑफ ड्यूटी एक प्रपोजल सेटअप किया है, और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 35 सिक्योरिटी पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिकतकर कमेटी रिकमेंडेशंस 4.1 न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इम्प्लीमेंट भी कर दिए 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। देखो, शिकतकर कमेटी क्या थी और क्यों सेटअप की गई थी, पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि कुछ रिकमेंडेशंस दें किस तरीके से हम लोग अपनी कॉम्बैट कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2016 में सबमिट की थी। कुछ इनके रिकमेंडेशंस मेजर क्या थे वो ही बता देता हूँ। डिफेंस बजट के लिए इन्होंने बोला था कि इसकी रेंज 2.5 से 3% होनी चाहिए जीडीपी की, जो कि 2019 में लेस देन 2% थी। तो इन्होंने कहा था कि थोड़ा डिफेंस का बजट आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है हमारा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इनोवेट और डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको डिपेंड करना पड़ेगा दूसरों से इंपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा था कुछ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रिपेयर एक्लियंस आर्मी टू इंक्लूड बेस वर्कशॉप्स, एडवांस बेस वर्कशॉप्स होनी चाहिए, स्टैटिक स्टेशन वर्कशॉप्स होने चाहिए फील्ड आर्मी के अंदर। उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि जहाँ जहाँ पीस लोकेशंस है हमारी, वहाँ पर हमारे मिलिट्री फॉर्म्स को और आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास वो पैसा, फाइनेंस सारा का सारा हमारे पास बच जाए। रही बात मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक अप्रूवल दे दिया था, जो प्रपोजल सेटअप किया गया था कि हम लोग 9,304 पोस्ट हैं जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उनको क्लोज करना चाहते हैं। इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये शिकतकर कमेटी थी, एक 11 मेंबर्स की कमेटी थी। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, रिकमेंडेशंस के ऊपर ज़्यादा बात होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने 3 इनकी मेजर 3 रिकमेंडेशन थी, उन पे काम कर दिया है, उनको एक्सेप्ट करके और उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। पहले हम वो 3 रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। 3 रिकमेंडेशंस आई हैं। स्पीड अप रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सड़क का जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ करना है। कहाँ पर? स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में। किस लिए? ताकि वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अभी बॉर्डर के अंदर जो रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, BRO, जो कि 1960 से हमारा ये काम करती जा रही है। स्पेशली जो नदर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स है हमारे, नदर्न फ्रंटियर समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि पूरा जो जम्मू कश्मीर वाला, पंजाब वाला, जो हिमाचल वाला एरिया पड़ता है हमारा बॉर्डर वाला, ये, और प्लस में वेस्टर्न एरिया जो हमारा पड़ता है, ये इस पूरे एरिया के ऊपर जो भी रोड्स वगैरह, स्पेशली माउंटेनियस रोड जो होते हैं, इन सबको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास BRO है। BRO ने इंडिया में ही नहीं बल्कि भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान में भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो BRO की जो कैपेसिटी है ना, वो इतनी ऑप्टिमल नहीं है, इसलिए हम लोगों को रोड कंस्ट्रक्शन का काम आउटसोर्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है ना। जो भी काम, जो कॉस्टिंग होगी ना, जिसकी भी 100 करोड़ से ऊपर की, उसके लिए ईपैक मोड के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर होता है ना, वो क्या करेगा, वो रोड बनाएगा, ठीक है, लेकिन रोड की ऑनरशिप, टोल कलेक्शन और मेंटेनेंस होगी, वो सारा का सारा काम गवर्नमेंट का होगा। तो ईपैक जो है आपको प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। EPC, ईपैक गलत बोल रहा हूँ, EPC इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत, हमको कुछ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स सेटअप करने की ज़रूरत है इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए, ताकि हम लोग एक एनहेंस्ड प्रोक्योरमेंट पावर, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, टू डिराइव, लेना। तो 7.5 करोड़ से हटा करके इसका जो बजट है ना ऊपर, इसको 100 करोड़ बढ़ा दिया गया है BRO के लिए, ताकि डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोक्योरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर, अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सके, अपनी एफिशिएंसी में, अपनी मशीनरी में, अपनी टास्क फोर्स के अंदर अच्छे से कुछ एडवांस इक्विपमेंट सेटअप कर सके। जैसे कि BRO ने रिसेंटली इंडक्ट किया है हॉट मिक्स पॉइंट, रिमोट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक रॉक ट्रेल्स वगैरह। आपको मैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बनाऊँ तो अभी जो हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, उसी के रिगार्डिंग एक माउंटेनियस रीजन में, आई थिंक गलवान वैली के पास एक ब्रिज था जो कि डिसमेंटल हो गया था। BRO ने उस पूरे के पूरे ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट करके सिर्फ 5 दिन के अंदर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो BRO ने बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनको एनहेंस्ड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल जो क्लोजर हो सकता है ना वर्क का, वो बहुत जल्दी से किया जा सके। फिर उन्होंने कुछ बात की थी लैंड एक्विजिशन और स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट का क्लियरेंस चाहिए होता है ना, ये सारा का सारा डिटेल प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। तो इसको वर्क कैन बी अवॉइडेड ओनली आफ्टर एटलीस्ट 90% ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज। जब 90% तक उस स्टैट्यूटरी यानी कि सरकार की जो क्लियरेंस मिल जाती है, उसके बाद ही उसका वर्क जो उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो
तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी। रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, रिकमेंडेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपको पता होना चाहिए। बीआरओ मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग अब डीप में जाएंगे। बेस्ट देखो, ये तो वैसे मिलिट्री वाली चीज़ थी, आर्म्ड फोर्सेस की थी। इन्होंने 3 जो रिकमेंडेशन दी वो बीआरओ को लेकर ज़्यादा दिएंगी। अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत क्या आएगी। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे नीड क्या है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिर हम जानेंगे कि अगर नीड है तो हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई लिमिटेशन लगी हुई है हमारी, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेशन लगाने के बाद जानेंगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अब तक। हमको जब नीड पता थी, हमको लिमिटेशन पता थी, तो हम लोगों ने क्या स्टेप्स ले लिए हैं। फिर हम ये देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या होता है। वे फॉरवर्ड तो हमेशा हमारा ऑप्टिमिस्टिक जाएगा ही जाएगा, हमेशा की तरह से। तो पहले थोड़ा सा नीड देख लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जब हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, अगर हम बात करते हैं हमारे जो बॉर्डर एरिया पाकिस्तान हो गया, उधर चाइना हो गया, इन 2 बॉर्डर एरियाज़ पे हमारे जनरल डिस्प्यूट रहते हैं। ठीक है, कुछ कल्चरल रेडिकलिज्म भी होता है। ठीक है, जैसे कल्चर की बात करते तो इंडिया पाकिस्तान का ही मान लो, इंडिया चाइना का ही मान लो, और अलग से तो क्या करेंगे। टेररिज्म भी है हमारे नेबर कंट्रीज़ के अंदर। इन सबको ध्यान में रखने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए हमारे जो बॉर्डर रोड्स है ना, वो लेटेस्ट होनी चाहिए वहाँ पर, और सारे के सारे बिल्डअप होने चाहिए ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। मैचिंग नेबर कंट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं तो नेबर कंट्रीज़ की, तो चाइना जो है ना, चाइना अपने बॉर्डर के आसपास रेलवे लाइन भी सेटअप कर रहा है, रोड्स भी सेटअप कर रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी सेटअप कर रहा है। ठीक है, हमको भी ज़रूरत है कि हम लोग अपने बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें सेटअप करें, ताकि हाई लेवल के ऊपर हम लोग वहाँ पर एस्टैब्लिश सेटअप कर सकें अपने मिलिट्री पोस्ट वगैरह। एंड कनेक्टिविटी इतनी रहे कि जब भी वहाँ पर री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत हो, हम लोग उसको क्विकली वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। फॉर डेवलपमेंटल नीड्स एंड वेलबींग ऑफ द पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरिया, सो नॉट जस्ट फॉर द मिलिट्री पर्पस, लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी बॉर्डर एरियाज़ में रह रहे हैं, एथनिक ग्रुप्स कह सकते हो, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल कहते हो। ठीक है, ये लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण, इनको परेशानी भी आ सकती है। तो उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग के लिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हिंटरलैंड, मतलब जो दूर दराज के इलाके में लोग रह रहे हैं, उन लोगों को हम लोग इस तरह की रोड फैसिलिटीज़ जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर सकें। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशंस की प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे गलवान वैली की बात करते हैं, यहाँ पर रिसेंटली एक जो रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसी को अपोज करने के लिए चाइना ने वहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट किया था। तो ऐसी चीज़ों की हमको तो ज़रूरत है। देखो, हमको ऐसे टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज की बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी मिलिट्री का जो मूवमेंट है, हमारी जो री इन्फोर्समेंट का जो मूवमेंट है, ट्रूप्स का जो मूवमेंट है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ईजी हो जाए। अगर कोई वॉर सिचुएशन आती है तो हम लोग फटाफट डिलीवर कर सकते हैं अपने, हमारी गाड़ियाँ, हमारे ट्रक्स, हमारे टैंक्स जो हैं ईजिली उन रोड्स के थ्रू टाइम पर पहुँच सकते होंगे। फिर हमको ज़रूरत है फॉर फैसिलिटेशन ऑफ लेजिटिमेट ट्रेड एंड ट्रैवल। ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ मिलिट्री की करने की बात है। बेसिकली वहाँ पर स्मगलिंग बहुत होती है, ट्रैफिकिंग होती है, क्राइम भी हो रहा होता है, टेररिज्म भी हो रहा होता है। इन सबको अगर हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इन सब ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में, टैकल करने में हमारे पास आसानी होगी। फिर अगर हमको ये ज़रूरतें हैं ऑलरेडी तो हमारे पास कुछ कमियां भी होंगी। कमियां क्या चल रही हैं? पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। जो भी पॉलिसीज़ होती हैं ना, जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, जो भी एक्ट्स वगैरह होते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि कैग ने एक रिपोर्ट निकाली 2017 के अंदर। उन्होंने कहा था कि मार्च 2016 तक एक अलॉटमेंट दिया गया था 73 रोड्स का, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 22 रोड बने थे। और एक ऐसा सिमिलर सा ही, एक बिल्कुल मिलता जुलता सा सिचुएशन देखा गया था रेलवे लाइन्स के लिए भी, जहाँ पर 14 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन्स की बात की गई थी। मॉनिटरिंग की दिक्कत है, मॉनिटर करने के लिए कोई अच्छी सी एजेंसी नहीं है हमारे पास, नोडल एजेंसी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन है रोड्स के अंदर, फॉल्ट डिज़ाइंस में बहुत सारे फॉल्ट हैं, राइडिंग कंडीशंस के ऊपर दिक्कत आती है, ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रखी हैंगी। इसी के साथ साथ मल्टीपल अथॉरिटीज़ बड़ा इशू बड़ा आ जाता है। बॉर्डर के ऊपर आर्मी भी है, बॉर्डर पर आईटीबीपी भी काम करती है, बीएसएफ भी है, असम राइफल्स भी है, लेकिन चाइना के वहाँ पे क्या है, चाइना के वहाँ पर एक स्पेसिफिक कमांड है, एक कमांड है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बॉर्डर को मैनेज करती है। और अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो कभी कभी हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सिबल है, कहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है। इसके कारण क्या होता है, कोहेसिवनेस नहीं आ सकती है। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि डिसीजन के अंदर एक यूनिटी नहीं आ सकती हमारे यहाँ पर। स्टाफ की डेफिशिएंसी है, ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की डेफिशिएंसी है। बीआरओ के अंदर तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है क्योंकि वो बॉर्डर्स पे काम करता है और एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती है इनकी काम करने की। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, और वहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो इतना स्किल्ड नहीं है, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है हम लोगों को। फंड्स की बहुत कमी आती है। फंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बॉर्डर के रोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसको लेकर फंड की इतनी कमी है, इस बात को पहले आर्मी भी पॉइंट आउट कर चुकी है हमारी। तो क्या सरकार ने अभी तक कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए थे? नहीं, सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए थे, वो हम देख लेते हैं। एक आता है BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कुछ स्पेशल डेवलपमेंटल नीड्स ना जो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए सेटअप करें जो कि स्पेशली इंटरनेशनल बाउंड्री के आसपास रहते हैं। फिर एक हम लोगों ने सेटअप किया था BIM, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इसके अंदर कुछ 60 प्रोजेक्ट्स थे जिसमें रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेलीपैड्स वगैरह, इन सबको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई ताकि उस एरिया के अंदर जब एक्टिविटी होगी, सेटलमेंट होगा,
होगा, पीपल होंगे, वहाँ पर वोटिंग होगी, वहाँ पर इलेक्शन होंगे, प्रॉपर तरीके बेसिकली एंगेजमेंट होगी ना, ह्यूमन बींग्स का एंगेजमेंट होगा, तो वहाँ पर एक वेलफेयर निकल के आएगा, एक सोशल वेलफेयर होगा, वो सेटअप हो जाएगा वहाँ पर। कंप्लीशन ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स, 61 रोड्स प्लान किए गए हैं फर्स्ट फेज़ के अंदर ही, जिसमें फर्स्ट फेज़ में 61 में से 36 हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं चाइना बॉर्डर के साथ। एक्सपेरेटिंग फॉरेस्ट क्लियरेंसेज, एक्सपेरेटिंग का मतलब होता है तेज़ी से काम करना, ठीक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए गवर्नमेंट ने अकॉर्ड किया एक जनरल अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1980, ताकि फॉरेस्ट के क्लियरेंसेज जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। एक नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL, इसको सेटअप करने की बात की गई है। NHIDCL का काम क्या होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे BRO के, ठीक है, जिनके अंदर डिले हो जाता है एग्जीक्यूशन करने के लिए, उन सब के ऊपर काम करेगा कौन, NHIDCL। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लेवरेज का मतलब है फ़ायदा उठाना, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। और मोबिलाइजेशन एंड ऑर्डिनेंस सप्लाई चेन, जिसमें कि इक्विपमेंट और वेपन्स वगैरह को ट्रांसफ़र करने की बात आती है ना। और अगर हम बात करते हैं सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन की, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS होता है, जहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया के ऊपर नज़र रखते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही हैं। जब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड हमेशा और हमेशा आपका ऑप्टिमिस्टिक जाना चाहिए। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कहने की ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर अपने स्किल्स को इन्फोर्स करेगा, अपनी फ़ोन्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोग वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को सेटअप कर सकते हैं। इनोवेशन बहुत होगा, लोगों को आपस में नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस आएगी। बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, सर्विसेज के विद इन भी और सर्विसेज के आउटसाइड भी, ठीक है। ये जो लैक ऑफ कमांड होता है ना, लैक ऑफ यूनिटरी कमांड, यानी कि एक कमांड उसके ऊपर डील करे पूरे के पूरे ऊपर, मल्टीपल कमांड्स ना हो, कहीं होम मिनिस्ट्री कर रही है, कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है, कहीं दिक्कत आ रही है एनवायरमेंट क्लियरेंस से दिक्कत आ रही है, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर से दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। एंड नॉट जस्ट फॉर द मिनिस्ट्रीज, दिस इज़ इम्प्लीकेबल इन आर्म्ड फोर्सेज एज वेल, वहाँ पर भी हम लोगों को इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोगों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्विसेज को स्टार्ट किया था, इसमें पहले जो है वो बिपिन रावत जी को टाइटल दिया गया है। इन कंट्री कोलैबोरेशन, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेशन होती है कंट्री के सारे स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हो गए, कम्युनिटी की पुलिसिंग होगी, सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द बॉर्डर एरियाज, सबके सब का एक कोलैबोरेशन हो, सबके सबका एक क्यूमुलेटिव डिसीजन मेकिंग हो, कि सब मिलकर भागीदारी दें इस चीज़ के अंदर कि वहाँ पर क्या काम होना है। तो ये कंट्री कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो हम लोग ना वे फॉरवर्ड में एक्चुअली बहुत आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, यूटोपियन आइडियाज़ की, कि ऐसा कितना अच्छा होगा, वही होता है वे फॉरवर्ड, कि हम सोचते हैं, क्योंकि हम एनविजनिंग तो यही करते हैं, परिकल्पना तो हम यही करते हैं सब कुछ बहुत अच्छा हो। BRO को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर और कंस्ट्रक्शन की जो प्रैक्टिसेस ये यूज़ कर रहे हैं, बहुत कन्वेंशनल मेथड्स हैं इनके, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट और क्रिस्टल कट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है हम लोगों को। हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, जो डिफेंस फोर्सेज है ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ताकि अपनी सेफ्टी के ऊपर वो खुद ध्यान दे, लायबिलिटी कम से कम हो, ठीक है। और ये भी हम इंश्योर करें कि फोर्सेस जो हैं अपना पूरा का पूरा मिशन को अंडरस्टैंड करती हैं, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ऑल्दो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक पूरे के पूरे आर्म्ड फोर्सेस के उसके ऊपर मतलब अगर ये पॉइंट तब लिखना ज़रूरी होता है कि अगर कहीं कुछ आर्म्ड फोर्सेस की कोई गलती चल रही बड़ी, तो हम लोगों ने टॉपिक में आर्म्ड फोर्सेस की कोई लिमिटेशंस नहीं डिस्कस की है, तो आई थिंक इस वाले पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर देना। 4.2 की हम बात करते हैं, इंडियन आर्मी प्रपोजेस टूर ऑफ ड्यूटी। प्रपोजल आया है, देखो अप्रूवल नहीं हुआ है, प्रपोज रखा कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ने किया है, एयरफोर्स नेवी ने भी नहीं किया है, ये भी बात ध्यान में रहे। उन्होंने किया कि भैया जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं, जो आम नागरिक होता है, उनको ऑफिसर्स के रैंक के ऊपर 3 साल की शॉर्ट सर्विस जैसे दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि जैसे ड्यूटी के ऊपर घूम के आ गया हो, टूर लेके आ गया हो। तो क्या इस तरह की पहले कोई स्कीम्स आ चुकी हैं? हाँ बिल्कुल आई हैंगी। World War II के बाद कलर सर्विसेज आई थी 60 से 10 साल के लिए, रिजर्व सर्विस आई थी 8 से 15 साल की। कहाँ पर? ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। इजराइल के अंदर भी एक ऐसा मॉडल चलता है। सिंगापुर के अंदर कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि हर एक मेल पर्सन को 2 साल की मैंडेटरी नेशनल सर्विस में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रपोजल में होगा क्या? देखो टूर ऑफ ड्यूटी में बहुत ही शॉर्ट, वॉलेंट्री मतलब अपनी चॉइस से करोगे आप, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, मैंडेटरी नहीं होगा। जैसे सिंगापुर में क्या है, मैंडेटरी है, लेकिन आपको यहाँ पर इंडिया में वॉलेंट्री रखेंगे हम लोग। इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा, 3 साल के लिए होगा यूथ का। तो वो लोग जो डिफेंस में जाना ज़रूर चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, बट वो पूरा टाइम नहीं अपने डिफेंस में सर्व करना चाहते। देखो डिफेंस के अंदर सर्व करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। मोस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, विच इज़ मतलब मैं क्या कहूँगा, इतना बड़ा चैलेंज होता है ना अपने आप के अंदर वो, कि फैमिली से दूर रहना, एंड यू आर ऑलवेज एट द स्टेक ऑफ डाइंग। किसी भी वक्त आपकी डेथ हो सकती है, यू डोंट नो ना कब वॉर हो जाए,
कब किस तरह का कोई अटैक हो जाए। सो लोगों को चॉइसेस होती है कि डिफेंस में जाएँ, थोड़ा सा उसका चार्म देखें, ठीक है, वहाँ का एडवेंचर देखें, वहाँ का थ्रिल देखें, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि उनको लगता है कि यार जाने के बाद मिनिमम 10 साल तो हम बिताने ही पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमारा जो अभी तक चल रहा है वो 10 साल का चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया क्यों ना इसको 3 साल का भी कर देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा यूथ ज़्यादा हो जाएगा। इसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी आपको 3 साल की सैलरी मिलेगी ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और एंड में आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलते जाएगा 3 साल के बाद में, ठीक है। फिर फ़ायदा क्या होगा, जब आप जॉब करके ये 3 साल की आप मिलिट्री सर्विसेज करके निकलोगे तो आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर बहुत फ़ायदा मिलेगा, PSU में जो जॉब्स होती हैं उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हावेवर कोई ऐसा, लेकिन आपको कुछ चीज़ उन्होंने बोली जैसे रिटायरमेंट पैकेज आपको नहीं देंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट करना है क्यों चाह रही है? गवर्नमेंट करना इसलिए चाह रही है, गवर्नमेंट के पास जो ऑलरेडी इतना सारा जो लोग हैं ना, उन सबको रिटायरमेंट का जो देना पड़ता है ना इनको खर्चा, क्योंकि लोग सर्विसेज करके चले जाते हैं, उसके बाद उनको 20-20, 30-30, 40-40 साल तक रिटायरमेंट के जो पैसे भेजते रहने पड़ते हैं ना, पेंशन वगैरह, वो सरकार को बहुत खर्चा महंगा पड़ जाता है। तो सरकार चाहती है कि हमारे पास लोग रहें भी, लेकिन हम लोग इनको थोड़ा पेंशन का और इन सब का पैसा बचा भी लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है हर साल, क्योंकि सैलरी से बढ़ जाती है। तो आपकी जब सैलरी के हिसाब से आपको पेंशन मिल रही होती है एवरी ईयर, दैट इज़ इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। फिर इस तरह के प्रपोजल के बेनिफिट क्या होंगे? पहली बात तो यूथ की जो एनर्जी होती है ना, उसको चैनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। यूथ जो होता है उसमें बहुत सारा पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग जब होती है ना, उसके आपकी हैबिट्स वगैरह होती हैं, वो सब चैनलाइज रहती हैं, और आप एक हेल्दी सिटीजन की तरह निकल के आते हो। प्रपोजल ये भी है, इसके अंदर ये भी माना जा रहा है कि आपके अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की भी, जो राष्ट्रभक्ति और जो देशभक्ति की जो भावना होती है ना, वो भी उजागर हो जाएगी। फिर जो 3 साल की जो सर्विस होगी ना, इसका जो कॉस्ट होगा वो एक्चुअल में अभी जो हमारा शॉर्ट सर्विस चल रहा है ना, उससे बहुत ही कम होगा, बहुत फ्रैक्शन के ऊपर होगा उसका, ट्रेनिंग प्लस उसमें पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट आपका। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। देखो, जब 3-3 साल के लिए आप लोगों को मिलिट्री में सर्व करने को मिलेगा, तो उसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाते हो, इवन आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, सडनली आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। तो अगर 3-3 साल के लिए जॉब लोगों को देंगे तो गवर्नमेंट को भी बार बार रिक्वायरमेंट पड़ रही होगी, हर साल गवर्नमेंट को भी बहुत सारे काउंट के अंदर वो ऑफिसर वगैरह अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो किसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको जब मेंस का कोई क्वेश्चन लिखना होगा ना अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वाले में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट निकाले जाते हैं, ठीक है। प्रपोजल ये भी कहता है कि जो नेशंस और जो कॉर्पोरेट्स होंगे ना, वो बहुत बेनिफिट होंगे, उनको ट्रेंड और डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और डिलीजेंट कमिटेड मैन और वुमेन मिलेंगे काम करने के लिए। देखो, मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं, यानी कि फीमेल्स के लिए भी ओपन होगा, बहुत अच्छी बात है। जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है यहाँ पर। प्रपोज में ये भी कहा गया कि इनिशियल सर्वे के अंदर कुछ कॉर्पोरेट जैसे महिंद्रा ग्रुप वगैरह है, वो फेवर करेंगे ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि मिलिट्री के अंदर ट्रेन की जा चुके हैं, फिर 26-17 साल की उनकी उम्र है, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी के बाद, तो उनको वो कोशिश करेंगे कि इस तरह के यूथ को वो अपनी कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉय करें। लेकिन कुछ लोगों ने कंसर्न भी जताया है कि TOD के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भैया देखो, ये लोग ना कॉम्बैट स्किल्स में इतना एक्सपीरियंस हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मान लो आप इनको 3 साल के लिए ट्रेन कर रहे हो, लेकिन उसी बीच में अगर इनका वॉर वगैरह भी हो गया, तो ये जो इतना एक्सपीरियंस थे ही नहीं ना ये लोग, तो आप लोग इनका यूज़ कैसे करने वाले, यूटिलाइजेशन क्या होगा इनका, ठीक है। और बेसिकली तो उन्होंने बात की कि इनको हम नॉन ऑपरेशनल टास्क में एम्प्लॉय करेंगे, तो उन्होंने कहा ओके फाइन। फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है अवेलेबल है, प्लस में जो NCC होता है उसमें यूथ और टीनेजर्स जो होते हैं उनको एनीवे मिलिट्री का एक्सपीरियंस मिल ही जाता है, तो आप इस नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करके बस एक डुप्लीकेशन कर रहे हो, नथिंग मोर देन दैट। फिर एक चीज़ होती है, स्टार्टिंग से ही जो TOD के ऑफिसर्स होंगे इनको पता होगा कि भैया हमारी 3 साल का नौकरी तो ख़त्म होने वाली है ही, तो ऐश करो, मज़े करो, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लोग, सिंसियर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार मैं कुछ करूँ ना करूँ 3 साल बाद तो मेरे को एनीवे यहाँ से जाना ही है। ये भी कंसर्न जताया गया कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। फिर ये भी देखा गया कि आर्मी मोर देन डिफेंस सर्विस अपने आप में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन के रह जाएगा, ठीक है, जहाँ पर वो ग्रेट टैलेंट को प्रोड्यूस जरूर करेगा, लेकिन 3 साल के एक साल की तो ट्रेनिंग होती ही है आप लोगों की, आर्मी वालों की। अगर आप पता हो, देहरादून के अंदर IIM में 1 साल की ट्रेनिंग तो होती है मिनिमम। 1 साल आप उनको ट्रेन करोगे, तो मान लो उसके बाद आप 2 साल उनको सर्विस करवा लोगे, चलो मान लो आप नया प्रपोजल में चेंज कर दोगे, 1 साल की ट्रेनिंग फिर 3 साल का जॉब, तो आपके पास इतना पोटेंशियल कैसे यूज़ करोगे, इस यूथ एनर्जी को आप यूटिलाइज कैसे करने वाले आर्मी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट से मिलता जुलता ही है कि उनका एक्सपीरियंस कम रह जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि TOD ऑफिसर्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, डिसिप्लिन्स होंगे, लेकिन बहुत कम के पास ऐसे स्किल्स होंगी जो ओपन मार्केट में यूज़ करने लायक होंगी, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट्स में यूज़ करने लायक होंगी। तो 3 साल के बाद एम्प्लॉयमेंट फिर से मिल जाना बहुत सर्टेन वाली बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ना ऐसा कुछ होता होगा।
फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अट्रैक्टिव शॉर्ट टर्म स्कीम जो है ना एक बैलेंस बनाती है। पहली बात तो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को मिलिट्री के बजट को मैनेज करने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने बताया कि इट शुड बी डन विदाउट डाइल्यूटिंग द ईथोस मॉरल एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ अपने उसूल होते हैं, उनसे खिलवाड़ करके, बिना खिलवाड़ किए हम लोगों को इस प्रपोजल को थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करके, थोड़ी और स्टेक होल्डर से थोड़ी सी और सलाह मशवरा करके तब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप एक काम कीजिए, इसको पहले ट्रायल बेसिस पर रखिए और लिमिटेड वैकेंसीज रखिए, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाद में आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। ये हम लोगों ने वे फॉरवर्ड रखा। तो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन की डिमांड, वे फॉरवर्ड को कितना खूबसूरती से हमेशा ऑप्टिमिज्म में, फ्यूचर के डायरेक्शन में सेटअप कर दिया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पोस्टपोन कर दिया था, वो ऑफिशियली लॉन्च करना चाहता था इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को, लेकिन कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया तो उन्होंने इस लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया। अभी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होते क्या हैं? देखो, ब्रिगेड का साइज़ होता है। ब्रिगेड का साइज़ मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़े ट्रूप्स होते हैं, ये एजाइल होते हैं, बहुत सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, कॉम्बैट फॉर्मेशन तो इनकी लाजवाब होती हैं। कि स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए होते हैं जहाँ पर भी कहीं पर हमको हॉस्टिलिटीज़ फाउंड की जाती हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी ये होती है कि एक लोकेशन से दूसरे मतलब किसी भी लोकेशन के ऊपर ये 12 से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड यूनिट्स की खासियत ये होती है कि सारे ऑल एनकम्पासिंग, यानी कि इनके पास आर्टिलरी होती है, इनके पास हथियार होंगे, कॉम्बैट इंजीनियर्स होते हैं, सिग्नल यूनिट्स, सब कुछ होते हैं, फुली पैकेज होता है, पूरा का पूरा बैटल ग्रुप होता है एक। करंटली हॉस्टिलिटीज़ के कारण जो ब्रिगेड होता है ना, उनको ऑगवेट करना पड़ता है, डिफरेंट यूनिट्स की परमिशन लेनी पड़ती है, सेटअप करने पड़ते हैं, यहाँ से उनको बुलाओ, यहाँ से उनको बुलाओ। ये एक थोड़ी सी इशू है, तो इसके कारण क्या होता है ना, मूवमेंट का टाइम कम वो बढ़ जाता है। लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का मतलब होता है ऑल टाइम रेडी। द मोमेंट दे गेट अ सिग्नल कि बाहर रिपोर्ट करना है, वहाँ पर ये सिचुएशन आ गई, द मोमेंट दे लीव फ्रॉम दैट प्लेस, इट्स लाइक ऑल टाइम रेडी। आईबीजी जो होंगे ऑफेंसिव रोल भी प्ले करेंगे और डिफेंसिव भी। ऑफेंसिव का मतलब होता है अटैक करेंगे, डिफेंसिव का मतलब अपना बचाव करेंगे। सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये लोग बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ सिचुएशन में अटैक करके एक पीस को सेटअप करने की ज़रूरत है तो वो अटैक करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, अभी हम लोगों को डिफेंसिव खेलना है थोड़ी देर के लिए, सामने वाले की स्ट्रेंथ को गेन, देखो हम डिफेंसिव कब रहते हैं, हम सामने वाले की टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, इसलिए हम लोग थोड़ा डिफेंसिव मोड खेलते हैं। द मोमेंट हमको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है, फिर हम अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ईच आईबीजी, हर एक जो आईबीजी होगा ना वो टेलर मेड होगा, यानी कि उसको 3T के ऊपर काम करेगा। 3T क्या होते हैं? थ्रेट, टेरेन और टास्क, यानी कि सबसे हर तरीके से तैयार होंगे। थ्रेट क्या होगा उसके लिए तैयार है, किस टाइप का टेरेन है, अगर ये रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में चले जाएंगे, पानी की बात करें तो पानी के लिए रेडी, हवा की बात करो तो हवा में, पहाड़ों की तो पहाड़ों में, कहीं भी जंगलों में भेज दो उनको, उसके लिए हर तरीके से रेडी होंगे। किस टाइप का टास्क कैरी आउट करना है उसके लिए फुल ट्रेनिंग होगी इन लोगों की। इनको सबसे बड़ी जो बात यह है कि इनको लाइट रखना पड़ेगा अपना लॉजिस्टिक्स, ताकि इनका मूवमेंट जो है वो ईजी से ईजी हो सके। हर एक आईबीजी में एक मेजर जनरल होंगे जिसके अंदर 5000 के आसपास ट्रूप्स रहेंगे। ठीक है, आईबीजी जो हैं ये बहुत इफेक्टिवली हेल्प करते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के अंदर। अभी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मतलब होता है इंडियन आर्म फोर्सेस एडवाइजेस स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर विद इन डेज। वेस्टर्न बॉर्डर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये पाकिस्तानी कश्मीरी पूरा ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान वाला बॉर्डर है, और ये इवन हमारा राजस्थान की साइड हो गया, पंजाब की साइड में, जो पाकिस्तान की साइड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर विद इन डेज़ अगर द मोमेंट कोई फुल ब्लॉन वॉर होता है तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं विद इन डेज़ वहाँ पर अपने आप को सेटअप कर लेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, आईबीजी इस मामले में बहुत इफेक्टिव है। This doctrine aims to allow Indian forces to conduct sustained attacks while preventing a nuclear retaliation from Pakistan। हम लोग एक बहुत ही सस्टेन कंट्रोल अटैक भी उनके ऊपर कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, और अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसके बाद कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। तो ईजी टॉपिक थे, बहुत ही ईजी टॉपिक थे। आई थिंक हमारा कुछ 20-23 मिनट हो गया शायद, है ना, 20-25 मिनट का ही मान के चलो उसको, और सिक्योरिटी पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में आई सपोज़ हमें एनवायरनमेंट से पहले सोशल इश्यूज़ कवर कर देना चाहिए, या फिर एनवायरनमेंट ही कर देते हैं। आई थिंक सोशल इश्यूज़ कवर कर ले, देखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।